नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। मई का महीना कूटनीति के लिहाज से भी बहुत अहम है। इस महीने बिछाई जा रही कूटनीतिक बिसात पर बहुत हद तक दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन निर्भर करेगा। श्रीलंका के बिगड़े आर्थिक और राजनीतिक हालातों ने दक्षिण एशिया के कई मुल्कों के हुक्मरानों का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल दोनों बढ़ा दिया होगा। पड़ोसी मुल्क नेपाल के भी आर्थिक हालात बहुत हद तक श्रीलंका जैसे ही हैं, लेकिन भविष्य के खतरे को भांपते हुए नेपाल ने चीन की जगह भारत की ओर देखना शुरू किया है। 16 मई यानी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब रानिल विक्रमसिंघे हैं और 17 मई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की किस्मत का भी फैसला होना तय है। मतलब दूध का जला श्रीलंका भविष्य में किस तरह फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएगा, ये भी मई में ही साफ हो जाएगा। इसी महीने जापान में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की एक अहम बैठक होनी है। इसमें अब दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि मई में जिस तरह कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, उसमें क्या क्वाड को नेटो के नए वर्जन के तौर पर देखा जाना चाहिए? अमेरिका एशिया में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? आर्थिक रूप से बर्बाद होने के बाद श्रीलंका क्या अब भी चीन की गोद में बैठा रहेगा या भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करेगा? भारत को लेकर नेपाल के हृदय परिवर्तन की असली वजह क्या है? आज ऐसे ही सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो मई में कूटनीतिक मार्च। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नेपाल बेकरार है। हालांकि ये मोदी की बतौर प्रधानमंत्री 5वीं नेपाल यात्रा होगी। दूर से देखने पर यह भारत के प्रधानमंत्री की एक सामान्य विदेश यात्राओं की तरह ही लग सकती है, लेकिन नेपाल के संदर्भ में इसे दूसरे नजरिए से देखना ज्यादा ठीक होगा। देवबा से पहले नेपाल की कमान केपी शर्मा ओली के हाथों में थी। वो पूरी तरह से चीन की गोद में बैठ चुके थे। उनके दौर में नेपाल में चीन की घुसपैठ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन देवबा की एंट्री के बाद नेपाल में चीन का वर्चस्व कम होने लगा। इन दिनों नेपाल भी बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और कर्ज नाक तक पहुंच चुका है। ऐसे में श्रीलंका का हश्र देखने के बाद नेपाल ने चीन से दूरी और भारत से दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। इसकी एक वजह अपनी जरूरतों के लिए नेपाल का भारत पर निर्भर होना भी है। महंगाई के बोझ तले दबे नेपाल के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, खाने पीने का सामान महंगा, दवाइयां महंगी, हर जरूरी सामान पिछले कुछ महीनों में 25% से ज्यादा महंगा हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है और कर्ज का बोझ भी नेपाल को बेचैन किए हुए है। ऐसे में श्रीलंका के हालात देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सांसें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन उन्हें थोड़ी राहत 16 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे से मिलने की उम्मीद है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की जमीन पर सिर्फ कुछ घंटे ही बिताएंगे, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर उनका नेपाल में होना कूटनीतिक नजरिए से बहुत अहम है। बुद्धिज्म का एक सॉफ्ट पावर एंगल भी है और हम देख रहे हैं किस तरह चाइना जो है इसको यूज करना चाह रहा है। चाइना ने लुम्बिनी में बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री बनाई है। चाइना कई कॉन्फ्रेंसेस सपोर्ट करता है बुद्धिज्म पे, और जबकि लॉर्ड बुद्धा तो नेपाल में जन्मे और सारा उन्होंने उनकी सारी जिंदगी जो है भारत में गुजरी है। तो मुझे लगता है कि लुम्बिनी विजिट से
हम लोग ये भी संकेत दे रहे हैं कि ये जो एस्पेक्ट है सॉफ्ट पावर का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, न केवल भारत नेपाल के संदर्भ में बट पूरे एशिया के संदर्भ में। कूटनीतिज्ञों की सोच है कि नेपाल के हालात खराब जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि सुधारे ना जा सके। ये बात वहां के पीएम शेर बहादुर देउबा भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और नेपाल के रिश्तों में आई सिलवटों को दूर करने के लिए देउबा पिछले महीने भारत का दौरा कर चुके हैं। अब दोनों देशों के रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए पीएम मोदी मिशन नेपाल पर निकलने की तैयारी कर चुके हैं। मोदी का दौरा न सिर्फ भारत और नेपाल के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि चाइना के उस लुम्बिनी प्रोजेक्ट की काट भी होगा, जिसके तहत नेपाल से चाइना अपना बौद्ध कनेक्शन जोड़ते हुए सड़क, रेलवे लाइन, हवाई अड्डा समेत कई बड़े निर्माण कर रहा है। दरअसल बौद्ध धर्म के नाम पर कनेक्शन जोड़ते हुए चीन लंबे समय से नेपाल में दखल बढ़ाते हुए भारत की सीमा तक पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। नेपाल के भैरहवा में ही एक चाइनीज कंपनी ने एयरपोर्ट का निर्माण किया है, जो लुम्बिनी से करीब 20 किलोमीटर दूर है, भारतीय सरहद से महज 25 किलोमीटर दूर। चाइना काठमांडू और लुम्बिनी को भी रेल लाइन से जोड़ने की मुहिम में जुटा हुआ है। ऐसे में भारतीय सरहद के बहुत करीब तक चीन का पहुंचना दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाला है। नेपाल में चीन की हर साजिश को भारत अच्छी तरह समझ रहा है। चीन पिछले कुछ दशकों से काफ़ी नेपाल में आता जा रहा था और भी ज़्यादा उसने प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे नेबर्स जो हैं अब सबको इस बात का ज्ञात हो गया है कि ये डिप्लोमेसी जो चाइना की है, डेड डिप्लोमेसी जो भी कहिए, उसका कितना खराब असर उनके ऊपर पड़ सकता है। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा उन गलतियों को ठीक करने में जुटे हैं जो पिछले हुक्मरान यानी केपी शर्मा ओली के दौर में हुई। दक्षिण एशिया में तेजी से बदलते शक्ति संतुलन और चीन की दिनों दिन बिगड़ती छवि के बीच नेपाल ने भी तेजी से अपने कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि लुम्बिनी में बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बौद्ध सर्किट में साझेदारी और कनेक्टिविटी की अहम परियोजनाओं का ऐलान हो सकता है। ये भारत में उनको से बुद्धिस्ट सर्किट का कंप्लीट कनेक्ट बनाने की एक चेष्टा है, और जैसा कि पीछे भारत में कई बार कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, बुद्धिज़्म को एक बड़ा आगे बढ़ावा मिला है इस तरह का। तो मैं समझता हूं कि रिश्ते जो हैं हमारे आज बहुत सुदृढ़ हैं, और जहां तक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है उसमें नेपाल को एक स्पेशल स्थान दिया है। भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें जितना भी असिस्टेंस भारत कर सकता है वो करता है। नेपाल अच्छी तरह जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भारत कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। नेपाल अपना 62% विदेशी व्यापार भारत से करता है। भारत से सबसे ज्यादा गाड़ियां और स्पेयर पार्ट्स, सब्जियां, चावल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, दवाएं, स्टील, इलेक्ट्रिकल सामान और कोयला खरीदता है। वहीं चीन से नेपाल का विदेशी कारोबार सिर्फ 14% है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस यानी विदेशों में काम करने वाले प्रवासियों का बड़ा योगदान है, और नेपाल की आबादी में से करीब 30 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा भारत से कमाई करता है और रुपए भेजकर नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करता है। ऐसे में नेपाल अच्छी तरह समझ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखने में कितना फायदा है। भारत, नेपाल और चीन के बीच रिश्तों के त्रिकोण में अमेरिका की भी दिलचस्पी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका और नेपाल के बीच बनती नई केमिस्ट्री ने चाइना को परेशान कर दिया है। दरअसल साल 2017 में अमेरिका और नेपाल के बीच करीब $50 करोड़ का एक करार हुआ था। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल यानी MCC नेपाल के तहत अमेरिका वहां इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए पैसा देने वाला था, लेकिन इसे नेपाल की तत्कालीन सरकार ने रोके रखा। अब शेर बहादुर देउबा की सरकार ने उस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इससे चीन इतना बौखला गया कि उसके विदेश मंत्रालय ने यहां तक कह दिया कि चीन नेपाल की संप्रभुता और हितों की कीमत पर स्वार्थी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली प्रतिरोधी कूटनीति और कार्यों का विरोध करता है। नेपाल अच्छी तरह समझ रहा है कि चाइना की मंशा क्या है। ऐसे में बदले शक्ति संतुलन में नेपाल अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भारत के साथ रिश्तों की डोर मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसका एक अध्याय लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी और शेर बहादुर देउबा की मुलाकात भी है। सामरिक रूप से भारत और चीन के बीच नेपाल एक बफर जोन की तरह से है,
जो दोनों बड़ी ताकतों के बीच टकराव को बहुत हद तक टालता है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से 1850 किलोमीटर से अधिक की सरहद नेपाल से लगती है। भारत और नेपाल सदियों से रिश्तों की डोर में बंधे रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन हाल में अमेरिका की भी नेपाल में दिलचस्पी लगातार बढ़ी है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अमेरिका भविष्य में चीन के खिलाफ नेपाल की जमीन का इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा हो, क्योंकि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन को रोकने की है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, जो भारत के दक्षिण में स्थित है और सामरिक रूप से बहुत अहम है। पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर से राजपक्षे परिवार के शासन में, श्रीलंका में चाइना का दखल बहुत बढ़ा। अपने कर्ज जाल में फांसकर चाइना इस मुल्क को एक तरह से अपना गुलाम बना चुका था। एक खुशहाल मुल्क कैसे तबाह और कंगाल होता है, श्रीलंका इसका केस स्टडी बन चुका है। जब हुक्मरान लोगों को भूल जाते हैं तो उनके आलिशान महल को जनता इसी तरह आग के हवाले कर देती है। ये तस्वीर कभी श्रीलंका के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले महेंद्र राजपक्षे के महल की है। जब भीड़ ने उनके महल में आग लगाई तब वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। अब इस्तीफा देकर मुल्क के ही किसी कोने में जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। श्रीलंका लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लोगों के पास न खाने के लिए रोटी है, न जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवाइयां, न चूल्हा जलाने के लिए गैस, न गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल। श्रीलंका के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी। मुश्किलों में फंसे श्रीलंका की हर तरफ से मदद कर भारत अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है। भारत ने कोलंबो को हमेशा अपना एक बहुत ही अहम सामरिक आर्थिक साझेदार माना है और हमेशा से कोलंबो की जिस प्रकार से मुनासिब हो सहायता की है। अभी भी चाहे जो वहाँ पर हालात हुए हैं उसमें हमने करीब केवल इसी 4-5 महीने में $3.5 बिलियन का उनको सपोर्ट किया है, जिससे कि उनके पास जो आपदा आई हुई है, जो मुसीबत आई हुई है, उससे वो टल जाएं। हालांकि उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाना पड़ेगा, वहाँ से सपोर्ट लेना पड़ेगा, वहाँ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको मानना पड़ेगा, परंतु फिर भी एक अच्छे पड़ोसी के नाते और दोस्त के नाते भारत ने पूरी सहायता करने का प्रयास किया है श्रीलंका का। श्रीलंका की बर्बादी की एक बड़ी वजह उस पर भारी भरकम कर्ज का बोझ भी है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का भी है। दरअसल महेंद्र राजपक्षे का चीन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कुछ महीने पहले तक उनकी छवि मुल्क के सबसे चमकदार नेताओं में थी, लेकिन उनकी टैक्स में कटौती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और भारी भरकम कर्ज ने श्रीलंका की आर्थिक सेहत बिगाड़ दी। बाकी बची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। देखते ही देखते एक खुशहाल मुल्क कंगाली की ओर बढ़ने लगा और हालात इतने बिगड़ गए कि रोटी के लिए त्राहिमाम करते लोग सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। मुश्किल में फंसे श्रीलंका की मदद के लिए चीन आगे नहीं बढ़ा। निस्वार्थ तरीके से मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया। अभी तक कुछ सालों तक लोगों में ये था कि भाई बिग ब्रदर सिंड्रोम जिसको कहते हैं कि भारत बहुत बड़ी ताकत है तो आके हमें धमका सकता है, लेकिन भारत तो ये नहीं करता है। तो दूसरी चीज़ ये कि अब चाइना भी उसका उस तरह फ़ायदा उठाता है, लेकिन अब वो देखेंगे कि जिस वक्त उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो उस वक्त भारत आगे बढ़ के उनके पास आया। वहाँ के लोग इस बात को कहते हैं। मैं खुद श्रीलंका में उस दिन 30 मार्च को था जब ये शुरुआत हुई, तो जब से भारत ने कितनी सहायता करी है उनकी, ये देखने वाली बात है। एक अच्छे पड़ोसी की तरह मुश्किल में फंसे श्रीलंका की भारत हर तरह से मदद कर रहा है। संभवतः श्रीलंका के लोगों के भी समझ में अच्छी तरह आ चुका है कि कर्ज जाल में फांस कर चीन उन्हें किस तरह से तबाह करने पर आमादा है। लेकिन संकट में फंसे श्रीलंका में भारत की मदद को दो तरह से देखा जा रहा है। एक वर्ग इसे भारतीयों की दरिया दिली के तौर पर देख रहा है, तो दूसरा श्रीलंका में भारत के चीन की जगह लेने की कोशिश के तौर पर। दिल्ली में बैठे कूटनीतिज्ञ ये भी समझ रहे हैं कि श्रीलंका में बेरोजगारी, भूखमरी और आर्थिक संकट और गहराने पर वहां के लोग समंदर के रास्ते तमिलनाडु पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब रानिल विक्रमसिंघे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वेंटिलेटर पर चल रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को उबारना है। साथ ही रानिल विक्रमसिंघे भारत के अच्छे दोस्त रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर 17 मई को गोटबाया राजपक्षे की भी राष्ट्रपति पद से विदाई हो जाती है और विक्रमसिंघे श्रीलंका में अच्छी तरह जम जाते हैं तो वो अपने मुल्क का झुकाव चाइना से दूसरी ओर शिफ्ट करना चाहेंगे। मुश्किलों में फंसे श्रीलंका की मदद कर भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाया। अब वहां के लोगों की समझ में आ चुका है कि चीन के कर्ज जाल में फंसकर उनका कितना नुकसान हुआ है। श्रीलंका के लोगों में चीन को लेकर गुस्सा है और भारत को लेकर सम्मान। ऐसे में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पर बीजिंग से दूरी और दिल्ली से दोस्ती बनाए रखने का मनोवैज्ञानिक दबाव वहां के नागरिकों की ओर से बना रहेगा। श्रीलंका और नेपाल के बिगड़े हालात को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चीन के साथ रिश्तों में अपने नफा नुकसान का 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे होंगे। मई में एक और अहम कूटनीतिक मंच सजने वाला है। जापान की राजधानी टोक्यो में ये क्वाड का मंच होगा, जिसमें पहले से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इसका मकसद है समंदर में चीन की घेराबंदी। लेकिन तेजी से बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय तनाव के बीच दक्षिण कोरिया भी क्वाड क्लब में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका भी चाह रहा होगा कि दक्षिण कोरिया को क्वाड में जोड़ दिया जाए। इससे चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका को एक और साथी मिल जाएगा। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर पहुंचेंगे। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने की ख्वाहिश रखता है। इसके पीछे एक बड़ी मंशा चीन को आर्थिक रूप से रोकना भी है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील से अमेरिका के हटने का सीधा फायदा चीन को मिला था। अब चाइना की आर्थिक घेराबंदी के लिए बाइडेन प्रशासन लगातार दिमाग लगा रहा है। समंदर में चीन की घेराबंदी के लिए बने क्वाड के मंच का भी इस्तेमाल करने के फिराक में अमेरिका दिख रहा है। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सदस्य हैं। इसमें नए सदस्यों को जोड़ने की कूटनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो रही है। चीन का यहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट नीति जो देखने को मिल रही है, जो भी उसके पड़ोसी देश हैं, विस्तारवादी नीति उसकी हम देख रहे हैं। ईस्ट चाइना सी में भी ऐसे ही अपना दखल अंदाजी करना, ताइवान के विरुद्ध जो उसने जो ऐसी हरकतें की है, भारत के विरुद्ध जो कर रहा है, जापान के विरुद्ध जो कर रहा है, तो ये जो चीन की विस्तारवादी नीति है, इसके विरुद्ध ये चारों देश सामने आकर खड़े हैं। अगले हफ्ते जब क्वाड के मंच पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत बैठेंगे तो दक्षिण एशिया में तेजी से बदलते शक्ति संतुलन पर भी चर्चा तय मानी जा रही है। दक्षिण कोरिया ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा जताई है। दुनिया के कुछ अन्य देश भी इस मंच से जुड़ने के लिए भीतर खाने गुणा भाग कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया के क्वाड से जुड़ने की ख्वाहिश के मायने डिकोड करने में कूटनीति के जानकार लगे हुए हैं। भारत साफ साफ कह चुका है कि क्वाड में एशियाई देशों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। क्वाड में भारत ने हमेशा से यही कहा है कि क्वाड का मतलब यह है कि एशिया में जो एशिया के पड़ोसी देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनकी भावनाओं को पूरे तरीके से सम्मान करना चाहिए। जो उनके विचार हैं उनको पूरे तरीके से अपने पॉलिसीज के उसमें फॉर्मुलेशन में उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर दक्षिण कोरिया क्वाड में जुड़ता है, क्वाड प्लस करके या क्वाड को बढ़ाकर, तो मैं समझता हूँ कि ये बुरी बात नहीं है। एक तरीके से एक और एशियन देश जो है जिससे भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से अच्छी बात होगी। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात तय मानी जा रही है। दरअसल दक्षिण एशिया में अमेरिका को एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो पाकिस्तान की कमी को पूरा कर सके। अमेरिका ये भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन की गोद में बैठा हुआ है। ऐसे में अमेरिका दक्षिण एशिया के दूसरे मुल्कों में अलग अलग तरह की संभावना तलाश रहा है। अमेरिका ने जरूर प्रयास किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन नेटो एलाई था,
उसको बदल के भारत को अपने साथ में ले लें, एज एन अलाई नहीं, लेकिन इस तरीके से ताकि वो भारत जो है अपना अलग रवैया ना अपनाए, अपनी भावनाएं जो दक्षिण एशिया के बारे में, भारत के बारे में, भारत की अपनी विचार और अपनी भूमिका रही है, उसको किसी तरह से नकार कर, जो पाकिस्तान पहले करता रहा था, किसी तरह से पाकिस्तान की जगह भारत को अपने साथ में मिला ले। अमेरिका के लिए जो है चीन का एक दूसरी तरह का अपना स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्टेशन है उनका, उसको वो इंडो पैसिफिक में फोकस उनका सिर्फ जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। तो उसमें भारत जो है इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि हमें नेचुरली हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत तो होगी ही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान या ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो सारे फ्रेंड्स हमारे, उनके साथ इंटरऑपरेबिलिटी भी करनी है, हमें अपने डिफेंस के ताल्लुकात भी बढ़ाने हैं, उनके साथ सिक्योरिटी रिलेशंस भी बढ़ानी है, क्योंकि आजकल जो है इंटरनेशनल ऑर्डर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ट्रांजिशन में है, पता नहीं कल क्या होगा। अमेरिका ये भी अच्छी तरह जानता है कि दक्षिण एशिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो चीन को रोकने की ताकत रखता है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन को ये भी पता है कि भारत अपना रास्ता खुद तय करता है, किसी के कहने पर नहीं। ऐसे में अमेरिका भारत से बेहतर रिश्ता रखते हुए अलग अलग तरीके से दक्षिण एशियाई देशों में संभावना तलाश रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या क्वाड को अमेरिकी कूटनीतिज्ञ नेटो के एडवांस वर्जन के तौर पर तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसमें उन देशों को बड़ी चतुराई से धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है जिन्होंने नेटो के जैसे सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखी है। मई के ही पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का चक्कर लगा चुके हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले और अमेरिकी तौर तरीकों ने कुछ हद तक यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी अमेरिकी वर्चस्व वाली व्यवस्थाओं ने यूरोप का मोह भंग होता जा रहा है और तेजी से बदल रहे ग्लोबल ऑर्डर में यूरोपीय देश अपने कूटनीतिक रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने में जुटे हुए हैं। मई के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के यूरोप दौरे पर निकले। सबसे पहले जर्मनी, फिर डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कोपेनहेगन में इंडिया नॉर्डिक समिट में नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर जहां मोदी ने भारत का रुख यूरोपीय देशों के सामने साफ किया, वहीं भारत और यूरोप के बीच रिश्तों की डोर को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम गुड एंड सर्विसेज को देखें तो पिछले साल भारत से $670 बिलियन यानी करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। आंकड़ा देख करके हाथ जम गए क्या? साथियों, 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 80 दिनों से जारी जंग की वजह से सबसे ज्यादा बेचैनी यूरोपीय देशों में है। कोई अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, किसी को रूस से मिलने वाली गैस की चिंता है, तो किसी को रूस पर लगे प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट्स की। ऐसे में यूरोपीय देशों को महसूस होने लगा है कि उनकी ज्यादातर परेशानियों की एक वजह अमेरिका के साथ खड़ा होना है। ऐसे में यूरोपीय देश अपने कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से देखने लगे हैं। मोदी जी जो यूरोप के देशों में गए, उसमें ये बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि इस समय यूरोप के देशों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का समय बना हुआ है। जो एक तरीके से उनके रिश्ते यूरोप के देशों के आपस में बन रहे थे, वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। जो उन्होंने गैस पाइपलाइंस, एनर्जी पाइपलाइंस वगैरह बनाई थी, जो यूक्रेन और रूस को और बाकी ईस्ट यूरोप के देशों को साथ में मिलाकर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो सब टूट चुका है इस समय। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हो चुका है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन में जर्मनी और फ्रांस अहम किरदार निभा रहे हैं। इन दोनों देशों के हुक्मरानों के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस रक्षा क्षेत्र में भारत का बड़ा साझेदार बना है।
ऐसे में भारत को हथियारों के मामले में रूस से निर्भरता कम करने में सहूलियत होगी। पिछले 2 दशकों में फ्रांस ने भारत में करीब 900 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। इसी तरह यूरोप में जर्मनी भारत का बड़ा कारोबारी साझेदार है। भारत में 1700 से ज्यादा जर्मन कंपनियां कारोबार करती हैं, जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 4 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। देखिए, भारत और यूरोप के ताल्लुकात, खासतौर से यूरोपियन यूनियन अगर आप देखें तो काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। और यूरोप में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें तो फ्रांस के साथ, सो भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। और भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर के एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, जिसमें आज 160 से ज़्यादा लोग कंट्रीज इकट्ठे हो गए, इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया, बड़े बड़े कंट्रीज सारे। अप्रैल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी भारत का चक्कर लगा चुके हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खा रही है। ऐसे में ब्रिटेन को भारत से बेहतर ताल्लुकात रखने में ही फायदा दिख रहा है। यही वजह है कि चीन से तल्ख होते रिश्तों और अमेरिका के अवसरवादी और स्वार्थी रवैये की वजह से यूरोपीय देशों को भारत में ज्यादा संभावनाएं दिखने लगी हैं। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि उसके लिए असली चुनौती रूस या यूरोपीय देश नहीं है, बल्कि चीन है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जिस रफ्तार से चीन अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने पर काम कर रहा है, उसमें 2030 का चाइना दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी और अमेरिका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। वहीं भारत दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऐसे में चाइना को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। यूरोपीय देशों को भी भारत में अपना फायदा दिख रहा है। कल तक भारत के जो पड़ोसी देश चीन की गोद में बैठने में अपना शान समझते थे, उन्हें भी अब ड्रैगन की जानलेवा जकड़न का एहसास होने लगा है। ऐसे में इस साल मई का महीना दिल्ली की कूटनीतिक मार्च के लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन भारत को अपना कदम इस तरह बढ़ाना चाहिए जिससे भारत को विदेश नीति की पवित्रता, शुद्धता और स्वतंत्रता तीनों के साथ रत्ती भर भी समझौता न करना पड़े। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।